नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मुख्य समाचार। गेहूं की फसल के भंडारण के लिए कृषि मंत्रालय ने साझा की जानकारी। किसान सरल उपायों को अपनाकर न केवल अपनी फसल बना सकते हैं, बल्कि बेहतर भंडारण से मिलेगा फसल का बेहतर दाम। सरकार ने नैनो तरल यूरिया के बाद अब नैनो यूरिया प्लस को भी 3 वर्षों के लिए दी मंजूरी। नैनो यूरिया प्लस से उपज में होगी वृद्धि। नैनो यूरिया प्लस पौधे के विकास के विभिन्न चरणों में करेगा नाइट्रोजन की बेहतर आपूर्ति। नैनो यूरिया प्लस की कीमत में नहीं की गई कोई वृद्धि। अब किसानों के लिए बाजार में उपलब्ध होगा नैनो यूरिया प्लस। भारत ने लगातार 5वें साल अपने किसानों को दी WTO की तय सीमा से अधिक चावल की सब्सिडी। साल 2022-23 में भारत के चावल उत्पादन का मूल्य था $52.8 अरब। साल के दौरान किसानों को दी गई $6.39 अरब की सब्सिडी। मौसम विभाग ने झारखंड में 3 दिन की हीटवेव का जारी किया येलो अलर्ट। झारखंड के कई जिलों में 19 से 21 अप्रैल तक उष्ण लहर यानी हीटवेव का देखा जाएगा असर। साथ ही झारखंड के कई जिलों में लोगों को झेलना पड़ेगा भीषण गर्मी का प्रकोप। लोगों को दी गई है विशेष सावधानी बरतने की सलाह। मुख्य समाचार के बाद खबरें विस्तार से। देश का अन्नदाता किसान कैसे गेहूं की फसल के बाद उसका सुरक्षित भंडारण करे, इसके लिए कृषि मंत्रालय ने किसानों को जानकारी साझा की है, जिसे अपनाकर किसान अपनी फसल का सुरक्षित भंडारण कर सकते हैं। देश में अधिकांश स्थानों पर गेहूं कटाई का काम या तो चल रहा है या पूरा हो गया है। ऐसे में सभी के मन में एक ही सवाल रहता है कि कटाई के बाद गेहूं का सुरक्षित भंडारण कैसे करें, जिससे उसकी गुणवत्ता पर असर न पड़े या उसमें घुन आदि कीटों का प्रकोप न हो। गेहूं का भंडारण पारंपरिक संरचनाओं जैसे कोठी, कुठला, बुखारी, पूसा बिन, पतनगर बिन, लुधियाना बिन, हापुड़ बिन, धूसी, खाने की लकड़ी से बनी संदूक, बोरियां एवं भूमिगत भंडारण गृह आदि में किया जाता है। सही तरीके से गेहूं का भंडारण न करने पर उसमें कीट एवं रोगों का हमला हो जाता है। भंडारित गेहूं पर लगने वाले कीटों की लगभग 50 प्रजातियां हैं, जिनमें से करीब आधा दर्जन प्रजातियां ही आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। लेकिन इन सभी कीटों के प्रभावी प्रबंधन के उपाय एक जैसे ही हैं। इन उपायों को अपनाकर गेहूं को भंडारण के दौरान लगने वाले कीटों से बचाया जा सकता है। गेहूं के भंडारण के समय दानों में 10 से 12% से अधिक नमी नहीं होनी चाहिए। इसीलिए गेहूं को भंडारण से पहले अच्छी तरह से सुखा लेना चाहिए। इसके अलावा गेहूं के भंडारण से पहले कोठियों तथा कमरों को भी अच्छी तरह से साफ कर लेना चाहिए। छत या दीवारों पर यदि दरारें हैं तो इन्हें भरकर ठीक कर लें। वहीं गेहूं के दानों को कीट रोगों से बचाने के लिए दीवारों एवं फर्श पर मेलाथियान 50% के घोल को 3 लीटर प्रति 100 वर्ग मीटर की दर से छिड़काव करें। अनाज की बुखारी कोठियां या कमरे में रखने के बाद एल्युमिनियम फॉस्फाइड 3 ग्राम की 2 गोली प्रति टन की दर से रखकर बंद कर देना चाहिए। वहीं यदि भंडारण गृह में चूहों की समस्या हो तो जिंक फॉस्फाइड की गोलियां अथवा रैट किल को इनके बिलों के पास रखकर प्रभावी प्रबंधन किया जा सकता है। इसके अलावा किसान जिन बोरियों में गेहूं को भरकर रखना चाहते हैं, उन बोरियों को 5% नीम तेल के घोल से उपचारित करें। बोरियों को धूप में सुखाकर रखें, जिससे कीटों के अंडे तथा लार्वा तथा अन्य बीमारियां आदि नष्ट हो जाएं। वहीं जहां तक संभव हो किसान नई बोरियों का ही इस्तेमाल करें। यदि किसान पुरानी बोरियों का प्रयोग करते हैं तो उन बोरियों को मेलाथियान और 100 भाग पानी के घोल में 10 से 15 मिनट तक भिगोकर छाया में सुखाकर उपयोग कर सकते हैं। इन सभी उपायों को अपनाकर किसान न केवल अपनी फसल का सुरक्षित भंडारण कर सकते हैं, साथ ही साथ अच्छी किस्म की फसल के दाम भी उन्हें बाजार में अच्छे मिलेंगे। सरकार ने नैनो तरल यूरिया के बाद अब नैनो यूरिया प्लस को भी मंजूरी दे दी है। नैनो यूरिया प्लस नैनो यूरिया का एक उन्नत संस्करण है जो पौधे के विकास के विभिन्न चरणों में नाइट्रोजन की बेहतर आपूर्ति और पोषण प्रदान करेगा। भारत सरकार द्वारा नैनो यूरिया प्लस को 3 वर्षों तक के लिए मंजूरी दी गई है। अब किसानों को बाजार में नैनो यूरिया प्लस भी मिलने लगेगा। देश की प्रमुख उर्वरक निर्माता कंपनी इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड इफ्को द्वारा नैनो यूरिया तरल के बाद अब नया प्रोडक्ट नैनो यूरिया प्लस बनाया गया है। नैनो यूरिया प्लस से उपज में वृद्धि होगी। इफ्को नैनो यूरिया प्लस पौधे के विकास के विभिन्न चरणों में नाइट्रोजन की बेहतर आपूर्ति और पोषण प्रदान करता है। मृदा स्वास्थ्य, पर्यावरण संरक्षण और सतत कृषि को बढ़ावा देने के लिए पारंपरिक यूरिया और अन्य नाइट्रोजन उर्वरकों की जगह इसका प्रयोग किया जा सकता है। ये सूक्ष्म पोषक तत्वों की उपलब्धता और दक्षता को भी बढ़ाता है।
ये क्लोरोफिल चार्ज करते हुए उपज वृद्धि और स्मार्ट खेती में मदद करता है। बता दें कि इफ्को ने अभी नैनो यूरिया प्लस की कीमत में कोई वृद्धि नहीं की है। इसकी 500 मिलीग्राम की बोतल 225 रुपए की दर से किसानों को मिलेगी। केंद्र सरकार दानेदार यूरिया के बजाय नैनो तरल यूरिया के इस्तेमाल को बढ़ावा दे रही है। इसके लिए बीते दिनों रबी सीजन में देश में अनेक स्थानों पर ड्रोन की मदद से फसलों पर नैनो यूरिया का छिड़काव किया गया था। और भारत ने लगातार 5वें साल विश्व व्यापार संगठन WTO का शांति खंड लागू कर दिया है। भारत ने विपणन वर्ष 2022-23 अक्टूबर से सितंबर में लगातार 5वीं बार WTO की तरफ से तय सीमा से अधिक अपने किसानों को चावल की सब्सिडी दी है। भारत ने विश्व व्यापार संगठन को बताया कि साल 2022-23 में भारत के चावल उत्पादन का मूल्य 52.8 अरब डॉलर था। साल के दौरान किसानों को 6.39 अरब डॉलर की सब्सिडी दी गई। मौसम विभाग ने झारखंड में 3 दिन का हीट वेव का येलो अलर्ट जारी किया है। झारखंड के कई जिलों में 19 से 21 अप्रैल तक उष्ण लहर यानी हीट वेव का असर देखा जाएगा। साथ ही झारखंड के कई जिलों में लोगों को भीषण गर्मी का प्रकोप भी झेलना पड़ेगा। इसी दौरान यहां के लोगों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह भी दी गई है। इसके अलावा गंगेय पश्चिम बंगाल में आज बिहार में 17 से 21 अप्रैल, झारखंड में 19 से 21 अप्रैल और ओडिशा में 17, 20 और 21 अप्रैल के दौरान अलग अलग स्थानों में हीट वेव देखा जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। तमिलनाडु के बेहद पिछड़े इलाकों में से एक तूतीकोरिन के ग्रामीण इलाकों में पाम के पेड़ लोगों के जीवन का बड़ा आधार हैं। इन पेड़ों के जरिए रोजी रोटी चलाने वालों का जीवन अभी भी बेहद दुश्वारियों से गुजरता है और इन्हीं में से एक इलाके में जीवन यापन कर रहे एक दंपति से उनके जीवन का अनुभव साझा किया हमारे संवाददाता ऋषि कुमार ने। इस समय हम तमिलनाडु के तूतीकोरिन इलाके के कोलातूर गांव के पास में हैं और इस समय हमारे साथ 2 बुजुर्ग लेकिन अपनी कड़ी मेहनत से अपनी रोजी रोटी चलाने वाले एक तो हमारे साथ हैं विट्रीवेल और पंजवर्णम। दोनों की उम्र करीब 68 साल है और जिस संघर्ष के साथ ये जीवन जी रहे हैं, आज हम आपको इस चुनावी मौसम में इन्हीं की कहानी बताने वाले हैं। असल में ये जो पूरा इलाका है, इसमें पल्मीरा पाम के जरिए ये लोग एक रस निकालते हैं इसके फूलों से और इससे जो पाथानीर जिसे कहा जाता है उसे बेचकर अपनी ये काम चलाते हैं। तो ये जो पथानीर है इसमें इन्होंने इसको रखा हुआ है और जो भी लोग आते हैं उनको पथानीर इस बर्तन में ये देते हैं और इसमें करीब 50 रुपए ये प्रति व्यक्ति से लेते हैं। और इस पूरे इलाके में अगर हम देखें तो जंगल का इलाका है, खेती यहाँ पर ये लोग करते हैं और इसमें जो भी कमाई होती है उससे ये अपना जीवन यापन करते हैं। साथ ही साथ इससे ये गुड़ भी बनाते हैं, बहुत ही स्वादिष्ट और उम्दा किस्म का नेचुरल गुड़ है। ये इनसे पूछते हैं, जानते हैं कि किस तरीके से ये गुड़ बनाते हैं। पाम का जो पेड़ है हमने देखा कि गुड़ बनाते हैं, इसका रस निकालते हैं, लेकिन इसका घर भी बनाते हैं क्योंकि ये पेड़ इनकी जीवन में बहुत बड़ी भूमिका अदा करता है। ये भी पल्मीरा पेड़ का जो पत्ते होते हैं उससे अपना घर बना लेते हैं और उसके बाद इसके अंदर जो अपना गुड़ बनाने का इन्होंने जो प्रक्रिया है वो थोड़ी सी आपको हम समझाने की और दिखाने की कोशिश करेंगे। ये पथानीर इन्होंने इसको कढ़ाई में रख के गर्म किया है। तरीका वही है कि किस तरीके से इसको कंसंट्रेट करके गुड़ बनाया जाए, जो रस होता है उस रस के माध्यम से। पानी काची किंडी उतुओ पानी गरम करके इसमें डाल के गरम करके उसी में डालेगा और इसी में डाल के रखे इधर। आप ये गुड़ कितना बना लेती हैं एक दिन में और एक महीने में कितना गुड़ बन जाता है? ஒரு மாதத்துக்கு இருக்கிற பொறுத்து நாங்க பண்ண முடியாது, ரொம்பலாம் பண்ண முடியாது। நாங்க एक महीना में 2000-3000 तक बनाएगा बोलते हैं। पंजवर्णम ने बताया कि 2 से 3 हजार रुपए का मेहनत करके पूरे महीने में ये गुड़ बना लेती हैं और जीविका को बढ़ाती हैं। अब आगे बढ़ते हैं और उस जो पेड़ है, जिस पेड़ के सहारे इनकी पूरी अर्थव्यवस्था चलती है, अब उस पेड़ को देख लेते हैं। निश्चित तौर से ये इनकी दिन भर की प्रक्रिया में एक बड़ा हिस्सा होता है। 68 साल के हैं और इसके बावजूद भी जो फुर्ती है, जो चुस्ती है, वो आप देख सकते हैं। लगातार मेहनत करके अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं। जो पल्मीरा
पाम का जो पेड़ है इसमें जो फूल होते हैं, इन फूलों से धीरे धीरे ये जो रस है एक एक बूंद करके टपकता है इन बर्तनों में, और इन बर्तनों में जब ये भर जाता है उसके बाद इसको नीचे लेके आते हैं। विट्रीवेल नीचे आ चुके हैं और आपने ऊपर देखा होगा कि इन्हें वो अपने बर्तन खाली थे, उसमें और निशान लगा के आ गए हैं। धीरे धीरे उसमें पाथानी जमा होता रहेगा। ये जो पूरा कामकाज है इससे आप खुश हैं? कितने जीवन, पूरी जिंदगी इसी में निकाल दी है? इसमें कोई संतोष नहीं है, कोई तकलीफ उठा रही, खाने के लिए जीने के लिए कमा रहा हूँ। अभी अन्ना, जिस तरीके से तमाम चुनाव चल रहे हैं, आप लोग क्या चाहते हैं कि आप लोगों के लिए भी कुछ बदलाव हो? एज उम्र हो गया, हम लोग कुछ भी ना हेल्प करेंगे तो हम लोग जीने के लिए थोड़ा अच्छा रहेगा। बस पाइप போட்டு விட்டா எங்க ஆட்டுக்கு நாங்க புடிச்சிக்காங்க குடிச்சிடுவோம்। पानी पीने के लिए 15 रुपये 20 रुपये दे के पानी ले रहा हूँ, वो थोड़ा हम लोग हेल्प कर रहे थे, थोड़ा अच्छा ही बोल रहा है। ये इतने कष्ट से जो दुनिया भर को एक महत्वपूर्ण जो रस है वो निकाल कर पिलाते हैं, लेकिन खुद इनके पीने के पानी की समस्या है। इनकी बस एक छोटी सी ख्वाहिश है कि इन चुनावों में अगर इन्हें पीने के पानी की सुविधा इनको मिल जाए ताकि इन्हें खरीद कर पानी न पीना पड़े। यही इनकी ख्वाहिश है, यही इनकी चाहत है कि चुनाव तो आते रहेंगे, पर इनके लिए क्या होगा और कब होगा, ये एक बड़ा प्रश्न है। कैमरामैन भीम के साथ ऋषि कुमार, डीडी न्यूज, तमिलनाडु। उच्चतर शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार की राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने अपना परिणाम जारी कर दिया है। परीक्षा परिणाम में राजस्थान के एक सामान्य किसान की बेटी और श्री करण नरेंद्र कृषि महाविद्यालय की जॉबनेर के चतुर्थ वर्ष की छात्रा निधि बिश्नोई ने कृषि विज्ञान संकाय विषय में भारत में प्रथम स्थान प्राप्त कर विश्वविद्यालय का नाम रोशन किया है। निधि बिश्नोई प्रसार शिक्षा विभाग में सोशल साइंस ग्रुप से JRF की तैयारी भी कर रही हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के माध्यम से भारत के लगभग 195 विश्वविद्यालय व संस्थानों में विभिन्न विषयों में प्रवेश मिलेगा। निधि बिश्नोई ने इस सफलता का पूरा श्रेय विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर बलराज सिंह व महाविद्यालय के डीन व संकाय अध्यक्ष डॉक्टर MR चौधरी व अपने माता पिता को दिया। इस उपलब्धि के लिए विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर बलराज सिंह ने निधि बिश्नोई को बधाई व शुभकामनाएं दी। डॉक्टर बलराज सिंह ने कहा कि निधि बिश्नोई की सफलता पर विश्वविद्यालय को गर्व है। निधि बिश्नोई हमारी बच्ची जो 4th ईयर की है SKN कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर जॉबनेर से, उसका CUET में पूरे देश में कृषि संकाय में प्रथम स्थान रहा है एडमिशन्स के लेके। और ऐसे और भी बच्चे हमारे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं हमारे कृषि विश्वविद्यालय जॉबनेर में, या अलग अलग जो हमारे संगठक जो महाविद्यालय है जॉबनेर का खास करके, इनमें जो बच्चों का जो रुझान आज पढ़ाई की तरफ बहुत आगे बढ़ रहा है। हम लगातार एक्स्ट्रा क्लासेस, JRF, SRF के लिए बच्चों की हमारे टीचर्स पूरा ध्यान दे रहे हैं। और इसके अतिरिक्त हमने स्पेशल ड्राइव पर्सनालिटी डेवलपमेंट और कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर भी चलाया पिछले कई महीनों तक, और वो भी अभी रेगुलर जारी है। कृषि महाविद्यालय की सहायक प्रोफेसर डॉक्टर बलवीर सिंह बधाला ने बताया कि छात्रा निधि बिश्नोई ने कुल 268 अंक प्राप्त कर कृषि संकाय विषय में भारत में प्रथम रैंक प्राप्त किया है। इस परिणाम के उपरांत भारत के नामी विश्वविद्यालयों में प्रवेश मिलेगा। अपनी इस उपलब्धि पर प्रतिक्रिया देते हुए निधि बिश्नोई ने कहा कि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर बलराज सिंह द्वारा लगातार छात्रों के हित में किए गए निर्णय व लगातार मोटिवेशनल क्लास की बदौलत ये सफलता संभव हो पाई है। मैंने ऑल ओवर इंडिया से TPG में फर्स्ट रैंक हासिल की है। मैं श्री करण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय की चतुर्थ वर्ष की छात्रा हूँ। हमारे ऑनरेबल VC सर डॉक्टर बलराज सिंह और हमारे डीन सर MR चौधरी, उन्होंने हमारे लिए एवरी सैटरडे क्लासेस अरेंज करवाई, हमारे रेगुलर टेस्ट सीरीज करवाई। वह हमारे रेडी नोडल ऑफिसर BS बधाला जी को भी धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। उन्होंने हमारे सीनियर्स को कह के हमारे टेस्ट अरेंज करवाए। निधि बिश्नोई ने कहा कि भविष्य में जॉब लगने के बाद वो किसानों की आर्थिक तरक्की के लिए देश की सेवा करना चाहती हैं।
मैंने कृषि हमारे घर में होती हुई देखी है, तो मेरा कृषि के प्रति रुझान है। मैं किसानों के लिए कुछ अच्छा करना चाहती हूँ, आमदनी बढ़ सके, चाहे वो कृषि वैज्ञानिक बन के हो, चाहे वो नाबार्ड ग्रेड ए ऑफिसर बन के हो। और आइए बात करेंगे मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, देखते हैं। पंजाब के किसान गेहूं की पकी फसल की कटाई कर ले। कटाई के बाद इन्हें अच्छे से भंडारित भी कर ले। पंजाब में इस समय कपास की बुवाई की जा सकती है। दिल्ली में किसान गेहूं की पकी फसल की कटाई का काम कर ले, साथ ही सभी कटी फसलों को हवाओं से बचाने के लिए अच्छी तरह से बांधकर ढक दे। दिल्ली में ही किसान मूंग और उड़द की बुवाई जारी रखे। पूर्वी उत्तर प्रदेश के किसान गेहूं और सरसों की पकी हुई फसलों की कटाई और मड़ाई का काम कर लें। साथ ही यहाँ के किसान मूंग की बुवाई इस सप्ताह में कर सकते हैं। यहाँ सभी सब्जियों, नर्सरियों और बगीचों की समय पर सिंचाई कर लें। यहाँ के किसान सब्जियों और फसलों को गर्म हवा से बचाने के उपाय भी कर लें। राजस्थान में किसान मक्का, सरसों, गेहूं, जौ और जीरे की पकी फसलों की कटाई जारी रखें। यहाँ के किसान मूंग और उड़द की समय पर हल्की सिंचाई करें। राजस्थान में ही किसान गन्ने की फसल की समय समय पर सिंचाई करते रहें। साथ ही यहाँ इस मौसम में कपास की बुवाई की जा सकती है। छत्तीसगढ़ के किसान केले और पपीते की पौधों की सप्ताह में एक बार सिंचाई करें और उन्हें सहारा दें। असम में किसान जूट की विभिन्न किस्मों की बुवाई जारी रखें। यहाँ इस मौसम में बाऊ धान की बुवाई की जा सकती है। वहीं त्रिपुरा में इस समय केले के पौधों का रोपण किया जा सकता है। मणिपुर में किसान धान की नर्सरी लगा ले। यहाँ मिर्च, फ्रेंच बीन, भिंडी और कद्दू वर्गीय सब्जियों की बुआई की जा सकती है। कृषि विशेषज्ञों की सलाह जरूर लें। और आइए अब जानते हैं कुछ और खबरें खास खबर में। दूसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार तेज हो गया है। सभी दलों में प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने गुजरात दौरे पर अहमदाबाद के एपीएमसी सर्कल से नल सरोवर चौक, सानंद के बीच एक रोड शो किया। रोड शो के दौरान भारी संख्या में लोग मौजूद रहे। लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की 13वीं सूची जारी कर दी है। भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति ने महाराष्ट्र के रत्नागिरी सिंधुदुर्ग लोकसभा क्षेत्र से पार्टी के वरिष्ठ नेता नारायण राणे को अपना उम्मीदवार बनाया है। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के लिए अधिसूचना जारी हो गई है। इस चरण में 9 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में 96 सीटों पर 13 मई को मतदान होगा। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद लोकसभा सीट पर शुक्रवार को मतदान होगा।
मुरादाबाद के डीएम मानवेंद्र सिंह ने कहा कि 16 जोनल ऑफिसर लगातार निगरानी करेंगे। 929 बूथों पर वेबकास्टिंग कराई जा रही है, सारी तैयारियां कर ली गई हैं। बिहार में राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और केंद्र सरकार में मंत्री रह चुके देवेंद्र प्रसाद यादव ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। झंझारपुर सीट से लड़ने को बेताब देवेंद्र की ये सीट राष्ट्रीय जनता दल ने वीआईपी को दे दी है। महाराष्ट्र नक्सल प्रभावित गढ़चिरौली सीट पर भी पहले चरण के तहत शुक्रवार को मतदान होगा। मतदान से पहले यहां सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। इलाके में ड्रोन से भी निगरानी की जा रही है। पहले चरण के मतदान के लिए 15,000 सुरक्षा बलों की तैनाती रहेगी। मणिपुर में लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए तैयारियां जारी हैं। इम्फाल पश्चिम के लामफेलपत में डीसी कार्यालय में तैयारी को अंतिम रूप दिया जा रहा है। जिला चुनाव अधिकारी ने कहा है कि सीसीटीवी कैमरे की मदद से भी मतदान केंद्रों की निगरानी रखी जाएगी। जम्मू कश्मीर में उधमपुर डोडा लोकसभा सीट पर शुक्रवार को मतदान होगा। चुनाव के लिए तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। दूर दराज के इलाकों में 529 मतदान दल भेजे गए हैं। चुनाव को सफलतापूर्वक संपन्न कराने के लिए मतदान कर्मी कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं, चाहे रास्ते कितने भी मुश्किल भरे क्यों ना हो। अरुणाचल प्रदेश के सियांग जिले के रुमगोंग विधानसभा क्षेत्र में मतदान कर्मी दुर्गम पहाड़ी रास्ते को पार करते हुए मतदान केंद्र तक पहुंच रहे हैं। पश्चिम बंगाल में रामनवमी पर फिर हिंसा की घटना हुई है। मुर्शिदाबाद जिले के शक्तिपुर में शोभा यात्रा पर पथराव किया गया। इस घटना में कई लोग घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने इस घटना पर ममता बनर्जी सरकार पर निशाना साधा है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में बुधवार को एक आतंकी हमला हुआ, जिसमें आतंकवादियों ने बिहार के एक नागरिक राजा शाह को गोली मारकर हत्या कर दी। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आतंकी हमले की निंदा की है। पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने कहा है कि देश की आर्थिक वृद्धि दर चालू वित्तीय वर्ष में 8.0 से 8.3% रहने का अनुमान है। उद्योग संगठन ने कहा है कि देश की विकास दर अगले 23 साल तक औसतन 6.7% रहेगी और 2047 तक इसके 34.7 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है। उस समय एक प्रति व्यक्ति आय $21,000 होगी। सरकार ने उपग्रह विनिर्माण और उपग्रह प्रक्षेपण यान क्षेत्रों में विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए अंतरिक्ष क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI नीति में संशोधन को अधिसूचित किया। इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।